बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आप जानते हैं कि हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम उसका दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और इसके साथ साथ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो 1911 में रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। 1911 में क्या, किस लिए? टू नो, क्या करने के लिए? जानने के लिए। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट को जानने के लिए 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? उसका एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक ली थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया था, कोई भी था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उससे जो रेज निकल रही थी, ये क्या होती है? रेज। इनको क्या कहते हैं? रेज। ये जो रेज निकल रही थी उसने आगे एक गोल्ड फाइल ले ली थी, उस गोल्ड फाइल लगा ली थी। और गोल्ड फाइल की जो थिकनेस थी वो कितनी थी? 0.0004 सेंटीमीटर थी। और उसके बाद उसने लगा लिया था फोटोग्राफिक प्लेट। आया कि इससे जो रेज हैं वो गुजर रही हैं, इसको क्या कहते थे? उन्हें फ्लोरिसेंट बना दिया था, चमकने वाला। जैसे ही रेज यहाँ से गुजरेंगी तो इस पर टकराएंगी तो ये क्या होंगी? रोशन हो जाएंगी। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो रेज हैं वो क्या उन गुजर रही हैं। तो जो कुछ रेज थी वो क्या होती? लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई थी, और कुछ रेज जो थी वो क्या हो गई थी? पास हो गई थी बिल्कुल सीधी। और इसके साथ जो तीसरी रेज थी वो बाउंस बैक हो गई थी, पीछे वापस आ गई थी उसके एक्सपेरिमेंट में। तो उसने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया? उसने पहले तो ये ऑब्जर्व किया कि उसमें कुछ जो पार्टिकल थे, सम पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट थ्रू सम एंगल। कुछ एंगल पे क्या होते थे? पहले जो पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे। क्या होते? डिफ्लेक्ट हुए थे, मुड़ गए थे। तो उससे उसने ये अंदाज़ा लगाया कि एटम में कोई ना कोई पार्टिकल चार्ज मौजूद है। कोई क्या ना? चार्ज। इससे उसने क्या लगाया था? चार्ज प्रेजेंट इन एटम। तो पहले उसने ये अंदाज़ा लगाया था कि एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रही है लार्ज एंगल पे या स्मॉल एंगल पे, क्या होती है? रेज मुड़ गई थी। तो दूसरा उसको ऑब्जर्वेशन दी थी कि सम पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बैक एट सेम पाथ। जो कुछ पार्टिकल थे वो क्या हो गए थे? बाउंस बैक हो गए थे, पीछे वापस आ गए थे। तो उससे इसने ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें कोई सेम चार्ज मौजूद है। क्या? सेम चार्ज पार्टिकल मौजूद है एटम में। क्या है? सेम चार्ज पार्टिकल, कोई ना कोई सेम चार्ज है। जिस तरह के हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हों तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह उसने भी एटम में ये अंदाज़ा लगाया था कि उसमें कोई ना कोई हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास सेम चार्ज मौजूद है। तो तीसरे नंबर पे उसकी ऑब्जर्वेशन ये आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वर पास थ्रू गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो उसमें से जो ज़्यादा पार्टिकल थे ना, ज़्यादा पार्टिकल वो बिल्कुल सीधा चले गए थे, डिफ्लेक्ट नहीं होते, किसी एंगल पे भी नहीं मुड़े थे, ना उन्होंने एंगल नहीं बनाया था। जैसे वो गोल्ड फाइल से गुजरे सीधे चले गए, और उन्होंने क्या फ्लोरिसन पे गोल्ड फोटोग्राफिक प्लेट पे लगे तो उन्होंने क्या चमक दे दी थी, वो सीधे बिल्कुल गुजर गए थे। इसी तरह इस तीसरे से उसने क्या अंदाज़ा लगाया कि मोस्ट स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्या है? तीसरी ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि जो एटम है उसमें जो ये हमारे पास कोई ना कोई एटम हो गया, ठीक है, और इसमें ये जो स्पेस है ये चार्ज पार्टिकल हो गए, और इसमें जो ज़्यादा स्पेस है ना वो क्या है? एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। ये स्पेस है क्या है? एम्प्टी है। उसने ये अंदाज़ा लगाया था। तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी।
तो अब उसने कंक्लूजन क्या किया था, उसने नतीजा ये निकाला था कि हमारे पास क्या होता है कि एटम है वो एक प्लेनेटरी मॉडल है। क्या है, जिस तरह हमारे पास सोलर सिस्टम है, जिस तरह हमारे पास सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, सितारे घूम रहे हैं, इसी तरह उसने कहा था कि एटम है, एटम के इर्द गिर्द कोई ना कोई चीज़ घूम रही है। तो उस घूमने वाली उस चीज़ को उसने क्या नाम दिया था, एटम के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ों को उसने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अब उसके आ जाते हैं मेन पॉइंट्स कि उसने क्या क्या मेन पॉइंट दिए थे। तो पहला उसने जिस तरह का हमने बताया कि एटम पे क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पोर्शन। क्या है? पॉजिटिव चार्ज पोर्शन में मुश्तमिल है। उसको किसका नाम दिया था उसने? न्यूक्लियस का नाम दिया था। किसका? न्यूक्लियस। जिस तरह हमारे पास ये एक एटम है, वो इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्या है? शेल है इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो उसने पार्ट दिया था वो क्या क्या उसका पार्ट दिया था? न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियस का। और उसने कहा था इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक न्यूट्रॉन मौजूद हैं, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्लस प्रोटॉन मौजूद हैं। क्या उसने कहा था? दो चीज़ें मौजूद हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें मौजूद हैं। न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद हैं। तो नंबर दूसरा उसका मेन पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे हैं किसके? अराउंड न्यूक्लियस। जिस तरह ये बताया मैंने लिखा है, ये क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को उसको क्या नाम दिया था? शेल दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व के जो रिवॉल्व उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उस बात को उसका क्या नाम दिया था? शेल। किसका? शेल या ऑर्बिट का। उसने किसका नाम दिया था? शेल या ऑर्बिट का। तो नंबर तीसरे पे आता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू होल साइज ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ एटम। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। अब जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो एटम है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर स्पेस जो होती है वो क्या होती है? नंबर 3 में पढ़ा, ये इधर देखा था। तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि पास थ्रू एनी डिफ्लेक्शन के बगैर, विदाउट एंगल डिफ्लेक्शन के बगैर गुजर गए थे। उन्होंने कोई एंगल नहीं बनाया था, जिसकी वजह से उसने कहा था कि ज़्यादातर जो एटम है उसकी स्पेस क्या है? एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। वो इधर ही इसी की बात कर रहा है। जो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है? एटम पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एटम होल क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द इर्द गिर्द, तो घूम रहे होते हैं, तो वो गिरते नहीं हैं। तो गिरने की क्या वजह से? उसने बताया था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्या होती है? हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को घुमा रही होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मुहैया करता है? न्यूक्लियस। कौन मुहैया कर रहा था मेरे पास? न्यूक्लियस मुहैया कर रहा होता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इज रिस्पॉन्सिबल टू न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ एन एटम। अब हम जानते हैं कि अटामिक मास के बारे में हमने पढ़ा था। तो अटामिक मास, तो उसने ये बात की है कि जो अटामिक मास है वो किस में होगा? न्यूक्लियस में होगा। किस में? वो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होगा कि अटामिक मास कितना होता है, मास। और एनर्जी भी इस तरह की एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है कि एटम को तोड़ने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वगैरह वगैरह। तो ये तो थे इसके मेन पॉइंट। इसके डिफेक्ट्स की तरह, डिफेक्ट्स कहते हैं, ड्रॉबैक भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? ड्रॉबैक का मतलब होता है खामियाँ। क्या होता है कि इसमें खामियाँ क्या क्या थी? अप्लाई टू न्यूट्रल बॉडीज एंड नॉट एट चार्ज बॉडीज। अब जो हमारे पास जो इसने मॉडल दिया था वो क्या, किस पे? ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन
एटम, ठीक है। नॉट एच पॉजिटिव, क्या होता है नॉट एच पॉजिटिव, मतलब चार्ज बॉडी पे वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ किस पे हो सकता, न्यूट्रल बॉडी पे इस्तेमाल हो सकता था। नंबर टू पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, क्या कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं, और जो एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में होते हैं, तो उनको उनकी एनर्जी क्या होगी, लॉस हो रही होगी। इस लॉस की वजह से उनको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका ये भी ड्रॉबैक था। अब नंबर तीसरा ड्रॉबैक है, इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी देन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन बट लाइन स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन, ठीक है। वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या हो गया, एक न्यूक्लियस है, क्या है कि न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन। अब इनके रिवॉल्व करने से हमें जो कहते हैं कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था इस तरह, बट एक्चुअली होता क्या है, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है इस तरह। तो ये क्या वजह होगी, ये एक ड्रॉबैक हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहते हैं न्यूक्लियस इर्द गिर्द, उससे हमें क्या स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन हमें कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिलता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो एक चौथा ड्रॉबैक ये हो गया। पांचवा है, डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब ये हमें क्या पता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वाटर हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसके बारे में भी नहीं पता था। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसके अलावा उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कंक्लूजन और मेन पॉइंट्स पढ़े, और इसके बाद हमने पढ़ा है ड्रॉबैक्स कि ये आया कि ये मॉडल ड्रॉबैक इसके कौन कौन सी खामियां थी। थैंक यू।